अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल यू आर माई हार्ट की किस्त नंबर 2, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले नॉवेल्स के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और नेक्स्ट एपिसोड भी बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवल यू आर माई हार्ट एपिसोड 2। वो घर पहुंची तो बहराम और बख्तियार सामने ही बरामदे में चारपाइयों पे दराज नजर आए, जबकि सादिया उसे देखते ही चील की तरह उस पर झपटी थी जिस पर वो बौखला गई थी। कहाँ मर गई थी तू? इतनी देर लगती है क्या दुकान पे आने जाने में? सादिया उसकी छोटी छोटी सी चुटिया पकड़ती चीखी थी। अम्मा, अम्मा वो रास्ते में। उसने बताने की कोशिश की थी मगर सादिया ने बेसाख्ता उसकी बात काट दी थी। हाँ, रास्ते में मिल गया होगा कोई जिसके साथ खेलने बैठ गई। पता नहीं था कि घर में मेहमान आए हुए हैं। सादिया ने एक थप्पड़ उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पे लगाया जिस पे उसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। अम्मा मत मारो। अपने चेहरे पे हाथ रखती वो उसे रोकने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम होती बोली। आज सबक मिलेगा ना तो आइंदा देर नहीं करोगी। सादिया ने एक धमोका उसकी कमर में जड़ा तो उसकी चीख निकल गई। क्या कर रही हैं भाभी? हो जाती है देर सवेर। इतना क्यों मार रही हैं उसे? सोबिया जो अंदर कमरे में थी अनफाल की चीख पे दौड़ती हुई बाहर आई। हर बार ही ऐसे करती है ये, इसके मासूम चेहरे पे मत जाओ तुम। सादिया ने खा जाने वाली नज़रों से अनफाल को घूरा तो अनफाल ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा बस करें और तुम जाओ अंदर। सोबिया ने सादिया को रोकते हुए अनफाल से कहा तो वह सर हिलाती शॉपर लिए अंदर की जानिब बढ़ी। सामने ही बहराम और बख्तियार खड़े बाहर होने वाला तमाशा मुलाहिजा कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर अनफाल के लिए हमदर्दी थी। इनसे नज़रें चुराते वो किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में आकर आंसू साफ करते तेज़ी से शीशे के गिलास निकाल कर धोए, कोल्ड ड्रिंक्स गिलास में डालकर बिस्किट और नींबू वगैरह निकाली और फिर उन्हें ट्रे में सजाकर बाहर आई और ट्रे टेबल पर रखी। सादिया और सोबिया भी अब अंदर आकर चारपाइयों पर बैठती बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। सबको एक एक गिलास थमाकर वो एक तरफ खड़ी हो चुकी थी। बहराम और बख्तियार बिस्किट्स और नींबू से मुकम्मल इंसाफ कर रहे थे जब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अनफाल तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने ही आयमा और आयमा थी जो भी स्कूल से वापस आई थी। रिक्शे वाला उन्हें घर तक छोड़ कर जाता था। वो अंदर आ गई तो अनफाल ने दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद भी अंदर आई जहाँ आयमा और रायमा सोबिया से मिलकर अब बहराम और बख्तियार से बातें करने लगी थी। जाओ इनके लिए भी गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स डाल कर लाओ। मेरी बच्चियां धूप में आई हैं, देखो तो कैसे लाल हो रही हैं। सादिया ने आयमा और आयमा को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा तो वह दिल महसूस कर किचन की जानिब बढ़ी। मैं भी तो गर्मी सेंक कर आई थी, मुझे तो पूछा भी नहीं, उल्टा इतना मारा है। गाल को सहलाती वह यासियत से सोचती आयमा और आयमा के लिए गिलास भरने लगी। ये लो। बाहर आकर दोनों को गिलास थमाए। आपा, तुमने पी ली है क्या? बख्तियार ने अनफाल को एक जानिब खड़े लबों पर ज़ुबान फेरते देखकर पूछा। हाँ हाँ, पी ली होगी इसने, इतनी अच्छी तो है नहीं जो सामने आया उसे छोड़ दे। अनफाल के जवाब देने से पहले सादिया ने तंज किया तो वो अपनी जगह पर चुप रह गई। ये लो, मेरी पी लो। बहराम ने उसे खामोश देखकर अपना गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसे क्यों दे रहे हो तुम? पियो ना, खुद पियो। आयमा ने बहराम को मना किया तो बहराम ने उसकी ना मानते हुए अपना गिलास उसे थमा दिया। मैंने बस इतनी ही पीनी थी, तुम पी लो, बहराम ने अनफाल से कहा तो वह सर हिलाती गिलास थाम गई। तेज़ी से 2 घूंट में वो आधा गिलास ख़त्म कर गई थी जिससे साफ जाहिर था कि उसे सख्त प्यास लगी थी। कहने को बहराम अनफाल से छोटा था मगर उसने कभी अनफाल को आपी या बाजी कहकर नहीं पुकारा था, ना ही आयमा उसे आपी कहती थी। सिर्फ बख्तियार और रायमा ही
थे जो अनफाल को आप भी कहते थे। सोबिया का रवैया अनफाल के साथ वाजबी सा था, जबकि आयमा और रायमा से उसे काफ़ी मोहब्बत थी। सोबिया अपनी तलाक की वजह अनफाल की माँ को समझती थी। यही वजह थी कि वो अनफाल से कभी आयमा और रायमा की तरह मोहब्बत नहीं कर पाई थी, मगर इसकी बनिस्बत बहराम और बख्तियार दोनों ही आयमा और रायमा से ज़्यादा अनफाल के करीब थे। कुछ देर बाद आयमा और रायमा उठकर यूनिफॉर्म बदलने कमरे में चली गईं और बहराम और बख्तियार अनफाल के साथ खेलने लगे, जो भी फारिग ही थी। अनफाल जानती थी कि शाम को उसे अपनी माँ के साथ खाना बनवाना है, तभी इसी मौके को गनीमत समझती वो भी उनके साथ खेल कूद में मगन हो गई थी। वो स्कूल से आने के बाद अपने दोस्त ओन अब्बास के साथ उसके घर गया था। उसके पास अपनी बाइक थी जिस पर वो स्कूल आता जाता था और ओन को ही घर छोड़ने गया था। वहाँ से वापसी पर उसकी मुलाकात उस अजीब सी लड़की से हुई थी जो पहले तो काफ़ी खौफजदा लग रही थी, मगर बाद में संभल गई। उसकी बातें भी काफ़ी अजीब थीं, जिस पर वो सर झटकता घर लौट आया। वो घर आया तो घर में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। लाउंज में शोर शराबा मचा हुआ था, जो सामने नज़र आते उसकी बहनों और उसके कज़न्स ने मचा रखा था। उसने आंखें घुमाते वहाँ से गुजर जाना चाहा था, मगर बाप की पुकार पर उसे रुकना पड़ा। अपने मामू मुमानी से मिलो अबीज़, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे तुम? स्कूल से छुट्टी तो 1:30 बजे हो गई थी। दिलावर मलिक ने घड़ी पर वक्त देखते नरमी से उसे इस्तफसार किया था। दोस्त के साथ था, नपा-तुला जवाब देते वो बेतासुर अंदाज में रज़िया और बाबिर मलिक से मिला था। तुम तो ईद का चांद ही हो गई यार, कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगाया करो, बाबर ने खफीफ से लहजे में कहा। वक्त नहीं होता मेरे पास। खुरदरा सा अंदाज था उसका, जिस पर सब चुप रह गए थे। काफ़ी थक गया है ना, इसलिए कुछ बेजार हो रहा है। जाओ भी, जाकर चेंज कर लो। किरण ने बाबर का फीका पड़ता चेहरा देखकर बहाना गढ़ा। बहुत शुक्रिया। 2 लफ्ज़ी जवाब देकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। तुम्हारा भाई कितना खड़ूस है हुस्ना, अजिया ने तड़क कर हुस्ना से कहा था, जिस पर हुस्ना ने नागवारी से उसे देखा था। वो थके हुए हैं और वैसे भी उन्हें लड़कियों में खेलने का कोई शौक़ नहीं। हुस्ना ने सख्त अंदाज में जवाब दिया था कि अपने इकलौते भाई के बारे में वो कुछ नहीं सुन सकती थी। कज़न हैं हम, कोई गैर नहीं है, अजिया ने कहा तो वह सर झटक कर हमसा की तरफ मुतवज्जा हुई, जो रोने लगी थी। तहसीन ने उसे सोफे से नीचे फेंक दिया था। बहुत बुरी बात है तहसीन, बहन को कोई ऐसे गिराता है, रज़िया ने तहसीन को घूरते हुए कहा और आगे बढ़कर हमसा को पिचकारने लगी। नहीं, ऐसे गिराता है। शैतानी हंसी लबों पर सजाते उसने अपने आगे खड़ी अजिया को पीछे से ज़ोर से धक्का मारा था कि वो लड़खड़ाती हुई अपने सामने मौजूद किरण के पहलू में खड़ी हुस्ना से टकराई थी और उसे अपने साथ लिए नीचे गिरी थी। धड़ाम की आवाज़ लाउंज में गूंजी तो सब को उस तरफ मुतवज्जा कर गई, जहाँ अजिया और हुस्ना बुरी तरह रो रही थी। वहीं रज़िया अपना सर पीट के रह गई थी। तहसीन, बच जाओ तुम मुझसे। इससे पहले कि बड़ों में से कोई उसकी तरफ बढ़ता, अजिया चीखती हुई उठकर उससे बदला लेने भागी थी। अब आगे आगे तहसीन और पीछे पीछे अजिया थी। हुस्ना किरण के साथ लगी आंसू बहा रही थी, जबकि हमसा बाप की गोद में बैठ चुकी थी। चुप करो हुस्ना, शाबाश, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं बेटा। किरण ने उसे बहलाया तो वो सूं सूं करती आंसू रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। किरण, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। हुस्ना को अपने पास बुलाते दिलावर मलिक ने किरण से कहा तो वो सर हिलाती किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ पहले ही खाना तैयार कर चुकी थी, सिर्फ अबीज़ का इंतज़ार था। खाना खाने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में चला आया था। उसे बाबर मलिक या उसकी फैमिली से मिलने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही उसे अजिया या तहसीन से ख़ास किस्म का लगाव था। वो उनके साथ बैठता। कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो पढ़ाई शुरू कर चुका था। उसके नहम क्लास के बोर्ड के पेपर्स होने वाले थे, तभी आज कल वो सख्त मेहनत कर रहा था। अभी उसे ध्यान से पढ़ते 1 घंटा ही हुआ था जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला
और रजिया अंदर दाखिल हुई। अबीस ने नागवारी से उसे अंदर आते देखा और किताब बंद कर दी। तुम्हें किसी के रूम में आने की तमीज़ नहीं है? उसने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखकर कहा, जो कहने को उसकी कज़न थी मगर तमीज़ नाम को नहीं थी। तमीज़? वो क्या होती है? शरारती लहजे में कहकर वो उसके स्टडी टेबल के करीब आकर खड़ी हुई। उसकी किताबों को छेड़ने लगी थी। उसे अबीस का कमरा बहुत पसंद था। उनका पूरा घर ही बहुत खूबसूरत था। सारे कमरे ही रिवायती कमरे थे, मगर अबीस के कमरे जैसा कोई कमरा नहीं था, क्योंकि उसके कमरे की बनावट और कमरे की सेटिंग आम रिवायती कमरों से हटकर थी। उसके कमरे के दरवाजे के साथ ही ऊपर को जाती सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के नीचे वाली दीवार पर LED लगी थी, जिसके सामने वाली दीवार के साथ खाली जगह पर 4 सीटर सोफ़ा सेट किया गया था और दीवार पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स मौजूद थीं। वहाँ से गुजरकर आगे जाओ तो सामने ही बड़ा सा खूबसूरत स्टडी टेबल मौजूद था, जिस पर मुख्तलिफ किताबें और कंप्यूटर सिस्टम मौजूद था। स्टडी टेबल के सामने एक कुर्सी पड़ी थी, जबकि उसके बाएं जानिब खाली जगह पर अटैच बाथरूम मौजूद था। उस कमरे का छत काफ़ी ऊंचा था, मगर स्टडी टेबल के ऊपर वाली जगह पर जहाँ सीढ़ियाँ जाकर ख़त्म होती थी, वहाँ पर अबीस का दरमियानी साइज़ का बेड मौजूद था, जो 2 लोगों के लिए काफ़ी था। बेड के पीछे अबीस की खूबसूरत और बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बेड के दोनों साइड टेबल पर नफीस और उम्दा लैंप मौजूद थे। बेड के दाएं जानिब दीवार की अलमारी थी, जिसमें उसका ज़ाती सामान था। सीढ़ियों वाली दीवार और बेड के बाएं जानिब मौजूद दीवार पर पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जबकि बेड के बाएं जाने वाली दीवार में एक खिड़की मौजूद थी, जिससे रोशनी छन छन करती अंदर आ रही थी। अलगर्ज वो एक खूबसूरत मगर जदीद कमरा था। तमीज़ वो होती है जो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अबीस का लहजा तल्ख हुआ था, मगर मजाल है जो अजिया पर कुछ असर हुआ हो। तुम कितनी बोरिंग हो अभी, चलो ना खेलते हैं बाहर। उसने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा तो अबीस उठकर उसके करीब आया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। उसका बाजू पकड़कर वो घसीटता हुआ बाहर लाने लगा तो वह चलने लगी। अभी तुम। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, अबीस ने उसे कमरे से बाहर निकालते झटके से उसका बाजू छोड़ा था। 5 साल बड़ा हूँ तुमसे, तो अबीस भाई कहकर पुकारो मुझे। अबीस ने उसे उंगली जताकर वार्न किया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। 5 साल बड़ा हूँ तो अबीस कहकर पुकारो। आया बड़ा भाई कहलवाने वाला। मैं तो अभी ही कहूँगी, क्योंकि मैं तमीज़ हूँ। मुंह के जाविये बिगाड़ कर उसकी नकल उतारती आखिर में वो शरारत से बोलती, एक ज़ोरदार लात अबीस के कमरे के दरवाजे पर मारती वहाँ से भागी थी और अंदर बैठा अबीस उसकी हरकत पर खौल कर रह गया। 5 साल बाद। वक्त जब गुजरता है तो यूं छू कर गुजर जाता है, जैसे हवा का कोई झोंका। 5 साल यूं चुटकी बजाते गुजरे थे कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ बदल गया था। मगर वक्त अगर नहीं बदला था तो अनफाल मलिक के लिए ऐसा नहीं था कि वो वैसी ही थी या पढ़ाई में पीछे रह गई थी। वो पढ़ाई में हमेशा की तरह आगे ही रही और पहले से बड़ी भी हो गई थी, मगर वो आज भी खाली हाथ थी, जैसे 5 साल कबल थी। उसके हिस्से में माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं था, और गुजरते वक्त के साथ ये बात उसे अच्छे से समझ आ गई थी कि ये चीज़ उसे कभी नहीं मिल सकती। उसने अपने दिलो दिमाग में को समझा लिया था कि माँ बाप का प्यार उसकी किस्मत में नहीं। पहले उसे अपनी सगी माँ को देखने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिश मद्धम पड़ती दम तोड़ गई थी। अब उसे अपनी माँ को देखने या उससे मिलने का कोई इश्तियाक नहीं रहा था, बल्कि अब उसे अपनी माँ के जिक्र से ही बेजारी महसूस होने लगी थी। वक्तन फ़वक्तन उसकी सगी माँ का जिक्र उसे अपनी फुप्पो सोबिया से ही सुनने को मिलता था, जिस पर वो खामोशी से अपनी जगह छोड़ देती थी कि उसे अब इस सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। आयमा भी बड़ी हो गई थी, मगर सादिया का उससे बुरा रवैया नहीं बदला था।
जहाँ अपनी माँ की देखा देखी आयमा उससे नफरत से देखने लगी थी, वहीं रायमा उसके लिए ठंडी हवा का झोंका थी जिसकी उसमें जान बसती थी। वो अपनी आपो से बहुत मोहब्बत करती थी और 15 साल इनफाल को लगता था जैसे हर मोहब्बत की कमी छोटी बहन की मोहब्बत पाकर ख़त्म हो गई थी। इस वक्त 10वीं क्लास के पेपर्स देने के बाद वो फारिग थी और उसका रिजल्ट आने में अभी वक्त था। तभी आजकल वो घर में ही होती थी और घर के काम काज में मसरूफ़ रहती। आयमा इस वक्त 13 साल की थी और एक बार फेल होने के बाद दोबारा 9वीं क्लास में दाखिल हुई थी। सादिया को उससे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, जबकि सारा दिन काम करने के बाद भी इनफाल सारी रात मेहनत करके 9वीं क्लास में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी थी। आयमा की निस्बत रायमा पढ़ने में अच्छी थी और इनफाल ही उसे पढ़ाती थी, जबकि आयमा तो हर वक्त उसे काट खाने को दौड़ती थी। वो इनफाल के बड़े होने का भी लिहाज नहीं करती थी और अक्सर अपनी की गई शरारतों पर इनफाल को फंसा देती और यूं वो सादिया के अताब का निशाना बनती। राइमा इस वक्त 11 साल की थी और 7वीं क्लास की तालिब इल्म थी। रात को वो इनफाल से पढ़ती थी कि दिन में इनफाल के पास उसे पढ़ाने का वक्त नहीं होता था। जहाँ सौतेली माँ का रवैया उसके साथ बुरा था, वहीं उसका सगा बाप भी उससे लापरवाह हो चुका था। जो सादिया उसे बताती वो उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेता। इनफाल किन हालों में है और उसकी क्या ख्वाहिश है, इससे शहजाद मलिक का कोई लेना देना नहीं था। इनफाल का अच्छा बुरा सादिया से बेहतर कोई नहीं सोच सकता, ऐसा शहजाद मलिक का सोचना था। वक्त का पहिया घूमता 5 साल आगे जा चुका था और अजिया 14 साल की हो चुकी थी। अजिया 10वीं क्लास में बैठ चुकी थी। 9वीं क्लास में उसने A+ ग्रेड लिया था। पढ़ाई में वो अच्छी खासी थी। अजिया की शरारतें और मस्तियाँ अरूज पर थीं, मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी बेजा ज़िद्दी और हठधर्म भी होती जा रही थी। अपनी कोई ख्वाहिश करवानी होती तो रोना डाल कर बैठ जाती और जब तक वो चीज़ हासिल न कर लेती तब तक खाने को हाथ न लगाती। रज़िया और बाबर मलिक ने भी कभी उसे टोका नहीं था कि उसे वो कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। इतने लाड प्यार में वो खुद सर होने लगी थी। वो जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी थी और ऐसी उम्र में जज्बात में बदलाव आना एक फितरी सी बात है। उसके जज्बात भी बदलना शुरू हो चुके थे और जो जज्बात बदले वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके कज़न अबीस के लिए थे। वो अबीस को पसंद करने लगी थी। अबीस का रवैया उससे आज भी वैसा ही था। वो उसे मुँह लगाना पसंद नहीं करता था और छुट्टियों में भी बहुत कम घर आया करता, क्योंकि जब भी छुट्टियाँ होती अजिया उनके घर नाजिल हो जाते, जिस पर वो चिढ़ कर जाता था। तभी उसने अपना घर आना कम कर दिया। कहते हैं जो चीज़ दस्तरस्त में ना हो वो अपनी तरफ खींचने लगती है और ला हासिल को हासिल करने का जुनून सर चढ़कर बोलने लगता है। ऐसा ही कुछ अजिया के साथ भी हुआ था। अबीस के धुतकारने और डांटने डपटने का उस पर उल्टा असर हुआ था। उससे नफरत करने या उकताने के बजाय वो उसे पसंद करने लगी थी। तहसीन भी अब 13 साल का हो चुका था और अजिया से एक क्लास पीछे यानी 9वीं क्लास में था। तहसीन पहले से ज़्यादा शरारती हो चुका था। कोई ऐसी शरारत न थी जो वो ना कर चुका हो। दिन भर वो पहले स्कूल और फिर एकेडमी होता था। वापस आकर वो रात गए तक सबका सर खाए रखता और अजिया को छेड़ता रहता। बाबर मलिक से कहकर उसने भी अभी से फ़ोन ले लिया था और बाबर मलिक ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। तहसीन की देखा देखी अजिया ने भी फ़ोन के लिए ज़िद की थी, जिस पर बाबर मलिक ने उससे वादा किया था कि उसका मैट्रिक क्लियर होते ही वो उसे नया फ़ोन ले देंगे। कुछ दिन वो नाराज़ रही थी, मगर फिर बाबर मलिक ने उसे शॉपिंग करवा दी थी, जिस पर वो राज़ी हो गई। सुकैना बेगम ने बाबर मलिक को लाख मना किया था कि बच्चों को अभी इस आफत से दूर रखें, मगर उन्होंने ये कहकर उनको टाल दिया था कि उनके बच्चे समझदार हैं और वो उन पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, जिस पर सुकैना बेगम चुप होकर रह गई थी। रज़िया को भी बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ अजीज़ न था। तभी वो उनकी खुशी में खुश और हर बात को फरामोश कर गई थी। बहराम जो बड़ा होता जा रहा था उसमें गुस्सा ही गुस्सा भरता जा रहा था। अपने आप में मगन रहना और किसी से भी बिला वजह बात ना करना जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। वो बाहर किसी बच्चे के साथ नहीं खेलता था,
ना ही उससे ज़्यादा खेलना पसंद था। बख्तियार जब कभी उसे खेलने की दावत देता तो सहूलत से टाल देता, और जब कभी बख्तियार ज़िद करता तो उसे बहराम के गुस्से का सामना करना पड़ता। बहराम ना सिर्फ गुस्सील हो गया था बल्कि बेइंतहा ज़िद्दी भी हो गया था। सोबिया का कहना था कि वो मिजाज में अपने बाप का परतू है, जिसे वो हंसकर टाल देता कि वो अपने बाप जैसा नहीं, मगर कहीं ना कहीं ये बात सच थी। वो अपने बाप की तरह बहुत बाअसूल और तल्ख मिजाज था। बहराम 13 बरस का था, मगर उसका मिजाज आम बच्चों से बेहद मुख्तलिफ था। वो हमेशा अपने काम से काम रखता था, जबकि बख्तियार उसकी निस्बत बेहद ठंडे मिजाज का मालिक था, हर दिल अजीज़ और नरम मिजाज, अपने बाप और भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ, जो किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। बख्तियार 12 साल का हो चुका था, मगर इस उम्र में भी वो बहुत हसास और नरम दिल था। सरदार शराफत अब भी वैसे ही सख्त मिजाज थे, बिल्कुल उनके मिजाज की सख्ती और सरपन गुजरते वक्त के साथ मज़ीद बढ़ता जा रहा था। जो बहराम और बख्तियार बड़े हो रहे थे तो उन बाप बेटों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था, जो न जाने कभी ख़त्म हो भी पाता या नहीं। हफीज़ आज भी वैसा ही तल्ख मिजाज और अक्खड़ सा था। वो बड़ा तो हो गया था, मगर अपने अंदर की तलखी को कम नहीं कर पाया था, बल्कि ये तलखी मज़ीद बढ़ती गई। किरण के साथ आज भी उसका रवैया वैसा ही था जैसे पहले दिन था। ना उसका रवैया बदला था और ना ही किरण का उसको मनाने का अंदाज। अभी सबसे दूर चला जाना चाहता था, मगर किरण की कोशिशों की वजह से वो आज तक अपनी ख्वाहिश पर अमल पैरा नहीं हो पाया था। वो मुल्क से बाहर जाना चाहता था, मगर दिलावर मलिक ने दो टोक इनकार कर दिया था, जिस पर वो ज़िद करके लाहौर से कराची चला आया था। वो वहीं हॉस्टल में रहता था और कराची की मशहूर यूनिवर्सिटी से मैथ्स में ग्रेजुएशन कर रहा था। वो IT स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, जिस पर किरण ने उसे बहुत सराहा था, और फिर किरण की ज़िद में आकर उसने मैथ्स चुन लिया था। उसका दोस्त ओन अब्बास भी उसी के साथ हॉस्टल में रहता था। वो भी मैथ्स में ग्रेजुएशन कर रहा था। उसका अबीज़ के घर काफ़ी आना जाना था, और अबीज़ के घर वाले भी उससे काफ़ी अच्छी तरह जानते थे। हुस्ना 13 बरस की हो चुकी थी। तेज़ तरार और तीखे मिजाज के मालिक हुस्ना के आगे सब अपनी भरते नज़र आते थे। वो बातें दिल में रखने की आदी नहीं थी, बल्कि जो दिल में होता वही ज़ुबान पर। हुस्ना का मानना था कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबकि उसके दोस्त खासकर अजिया का कहना था कि उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं बल्कि मुँह फट होना कहते हैं। हम सब 10 साल की थी, मगर अबीज़ और हुस्ना से ज़रा मुख्तलिफ। वो काफ़ी मासूम और सादा सी थी। माँ बाप और फिर बड़े बहन भाइयों के साए में लाडों में पली वो दुनिया की तेज़ तरारियों से नावाकिफ़ थी। स्कूल में कोई उसे छेड़ता या मारता भी तो वो चुपचाप मार खा लेती और घर आकर माँ या बाप को बताती, जिस पर हुस्ना चिढ़ जाती कि वो उसे क्यों नहीं बताती। उसका अपना स्कूल था और उसकी बहन अपने ही स्कूल में बच्चों से मार खा कर आ जाती थी। उसके भड़कने पर दिलावर मलिक ही उसे पुरसुकून कर देते थे। वो इस वक्त ग्राउंड में बैठा नेक्स्ट लेक्चर में होने वाले क्विज रिवाइज कर रहा था। आसपास कई तालिब इल्म ग्राउंड में टोलों की शक्ल में बैठे गप्पे लगाते नजर आ रहे थे। उसका भी दूसरा सेमेस्टर था। क्लास में उसकी बहुत से लड़कों से बोलचाल थी, मगर दोस्ती सिर्फ ओन अब्बास से ही थी। लड़कियों से वो एक फासले पर ही रहता था। अगर वास्ता पड़ता भी तो सिर्फ काम के वक्त थी, जब उनके ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन या फिर असाइनमेंट होती। लड़कियां उसके इस अंदाज पर उसे मगरूर समझती थीं, मगर उस पर इसका ये एटीट्यूड सजदा भी था। लड़कियां उसके बारे में क्या सोचती हैं और क्या नहीं, इससे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त भी वो सबसे बेनियाज मसरूफ़ नज़र आ रहा था। क्या कर रहा है? धप से उसके सामने बैठता ओन पूछने लगा तो उसने एक आईब्रो उचकाते उसे देखा। जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं ना। अबीज़ ने सर झटका तो हंसा। हॉस्टल में तैयारी कर तो ली थी तुमने, फिर अब क्यों? ओन ने उसके हाथ में नोट्स देकर पूछा। रिवाइज कर रहा हूँ बस, अबीज़ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वैसे याद है जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तो हमारे टीचर्स क्या कहा करते थे? ओन ने माजी में नज़र दौड़ाते हुए अबीज़ से पूछा। नहीं याद।
नफ़ी में सर हिलाता और फिर से नोट्स पर नज़र दौड़ाने लगा। वो कहा करते थे कि मैट्रिक कर लोगे, कर लो, आगे पढ़ाई नहीं, हलवा है। ओन ने कहा तो वह सर हिला गया। और फिर जब इतना मुश्किल मैट्रिक क्लियर किया तो इंटरमीडिएट में टीचर कहते थे कि मैट्रिक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, एफएससी से ज़्यादा मुश्किल है। अब मेहनत कर लो, फिर यूनिवर्सिटी में तो मज़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता। अबीज़ ने भी खफकी से अपने उस्ताद का कहा दोहराया था। और अब यूनिवर्सिटी में आकर मुझे अब की पढ़ाई मैट्रिक और एफएससी से ज़्यादा मुश्किल लग रही है, ओन ने कहा तो वह धीमा सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट चंद खास लोगों के लिए मखसूस थी और ओन अब्बास उन खास लोगों में से था। बस अपने अपने नज़रिए की बात है, अबीज़ ने कहते हुए नोट्स बंद करके संगी वंश की पुष्ट से टेक लगाई और दूर आसमान में उड़ते परिंदे देखने लगा। वैसे एक बात पूछूं? ओन ने संजीदगी से पूछा। तुझे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है वासु? अबीज़ ने नरमी से कहा तो वह हंसा। तुझे कभी गुस्सा नहीं आता था जब स्कूल के सब बच्चे ये कहते थे कि अबीज़ मलिक की फ़र्स्ट पोजीशन इसलिए आती है क्योंकि इस स्कूल के ऑनर का बेटा है? ओन ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा। पहले बहुत गुस्सा आता था कि मेरी मेहनत को ये लोग शुमार नहीं करते, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं ये समझता गया कि लोग अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करते हैं। वो लोग मेरी कामयाबी और मेरी मेहनत को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तभी मेरी मेहनत को मेरे माँ बाप के नाम से जोड़कर वो अपनी अना को तस्कीन देते थे। मैट्रिक में भी तो यही हुआ था ना, मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी तो अपने कानों में मैंने कई लोगों को ये कहते सुना था कि दिलावर मलिक ने बेटे के नंबर पैसे देकर लगवाए हैं। अजीब का लहजा अजीब सा हुआ था, उसे कभी उन लोगों से नफ़रत नहीं हुई थी, बस उनकी सोच और उन पर तरस ही आया था। बस यार, ये लोग किसी हाल में खुश नहीं देख सकते दूसरों को, ओन ने तबसरा किया था। वैसे क्या तुझे भी लगता है कि मेरी कामयाबी में मेरी मेहनत का नहीं, मेरे माँ बाप के नाम और पैसे का हाथ है? अबीज़ ने न जाने क्यों ओन से पूछा था, जबकि जवाबन ओन का कह कहा फिजा में गूंजा था। मेरे साथ बैठ के पढ़ता रहा है तू, और तेरी मेहनत का मैं गवाह हूँ। तुम मुझसे ये सवाल बनता नहीं है यार, ओन ने संजीदगी से कहा तो वो गहरा सांस भरकर मुस्कुराया। फाइनल होने वाले हैं, घर जाएगा तू? ओन ने पूछा तो वह नफ़ी में सर हिला गया। रोज़ तुझे हमसा और हुस्ना के फ़ोन आते हैं, किसी और के लिए नहीं तो अपनी बहनों के लिए ही चला जा, ओन ने समझाया तो वो गहरा सांस भर गया। देखूंगा, संजीदगी से कहकर वो बैग लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे तो लेता जा, उसे क्लास की जानिब जाता देखकर वो पीछे से चिल्लाया और उसके ना रुकने पर खुद भी बैग संभालता उसके पीछे भागा। सोबिया का अब भी उनके घर में आना जाना था। जब भी छुट्टियां होती वो बख्तियार को लिए चली आती, मगर बहराम ने अब आना बहुत कम कर दिया था। सादिया के पूछने पर सोबिया ने यही कहा कि बहराम को बाहर कहीं आने जाने का शौक़ नहीं है। सादिया बहराम और बख्तियार दोनों से बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आती थी। वजह दूर कहीं अंदर उसके दिल में ये सोच थी कि बहराम और बख्तियार उसकी दोनों बेटियों के लिए बेहतरीन हैं। वैसे भी वो अपनी बेटियां घरों में नहीं देना चाहती थी। इसी ख्वाहिश का इजहार उसने सोबिया से भी किया था, जिस पर उसने भी कह दिया था कि उसकी भी यही ख्वाहिश है। सोबिया आयमा और रायमा दोनों को बहुत चाहती थी। उसके मिजाज की बेजारी सिर्फ अनफाल के लिए थी, जो वो चाह कर भी कम नहीं कर पाई थी। ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात थी, सादिया बात बेबात अनफाल को डांटती रहती थी, जिस पर उससे बाज़पुस करने वाला भी कोई नहीं था। मैट्रिक के बाद सादिया ने अनफाल को आगे दाखिला नहीं दिलवाया था कि बेटियों को इतना पढ़ा कर क्या करना है, जिस पर उसने पहली मर्तबा अपने बाप से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है। मगर शहजाद मलिक तो पहले ही सादिया की ज़ुबान बोलता था, अब भी दो टोक इनकार कर गया था। ये कह कर कि तुम्हारी माँ का फ़ैसला है, ठीक है, कुछ ही सालों में उसकी शादी हो जाएगी तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। उसने ये सोच कर कि शायद खर्चे की वजह से कह रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले का कहा था, मगर इस पर भी दो टोक इनकार ही हाथ आया। उस पूरी रात वो बेतहाशा रोती रही, मगर कोई राह नज़र नहीं आई। इस बार भी उसने अपने दिल को मार लिया था और पहली बार उसे अपनी अनदेखी सगी माँ और सगे बाप से नफरत हुई थी।
अगले दिन वो पहले की तरह ही हर काम में हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब उसका दिल मर गया था। सौतेली माँ और सगे बाप के रवैये ने उसकी शख्सियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसका एतमाद सिफर था। सामने वाले से बात करते हुए वो 100 बार सोचती थी कि बात करे या ना करे। इस वक्त भी वो सबके कपड़े धोकर अभी मशीन से फारिग हुई थी जब सादिया ने उसे रात का खाना बनाने का अंदिया दिया था। 1 घंटे में उसने सालन बना लिया था, जिसके साथ उसने सलाद भी बनाया था। 6 बजे के करीब उसने रोटियां बना ली थी कि 6:30 के करीब करीब वो रात का खाना खाकर फारिग हो जाते थे। खाने का काम निपटाकर वो कमरे में आई ताकि कुछ देर के लिए अपने कमर को सुकून दे सके। घर के काम काज करते करते ही पूरा दिन निकल जाता था और उसे आराम का वक्त भी नहीं मिलता था। सेहत तो उसकी पहले भी इतनी ख़ास नहीं थी, मगर अब सारा सारा दिन काम कर करके उसकी सेहत पहले से भी गिर गई थी। दुबली पतली सी इन्फाल पहले से ज़्यादा हसीन हो गई थी, मगर उसकी स्याह आंखों में आज भी एक उदासी सी थी। अभी उसे लेटे 5 मिनट ही हुए थे जब आयमा चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। मेरा यूनिफॉर्म धोने वाला है, वो कब धोगी? उसने बहुत बदतमीज़ी से उससे पूछा था, जैसे वो उसकी गुलाम हो। तुम्हारे 3 यूनिफॉर्म हैं आयमा, कल कोई और पहन जाना। इन्फाल ने सहूलत से इनकार किया था। आज ही तो उसने सबके कपड़े धोए थे और इन्फाल के पूछने पर उसने कह दिया था कि उसके 4 यूनिफॉर्म धोए हैं। तीनों गंदे हैं, चलो जल्दी से धोकर दो मुझे, आयमा कहकर बाहर जाने लगी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुद धो लो, इन्फाल ने चिढ़कर कहा था। उसे सच में हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था और तबीयत भी बोझल हो रही थी। अम्मी, एक कड़वी नज़र इन्फाल पर डाल कर आयमा इतनी तेज़ी और ज़ोर से चीखी थी कि इन्फाल बौखला कर अपनी जगह से उठी थी। क्या हुआ है? इससे पहले कि इन्फाल आयमा का बाजा बंद करवाती, सादिया हवा के छलावे की तरह वहाँ हाजिर हुई थी। अम्मी, मैंने इन्फाल से कहा कि मुझे यूनिफॉर्म धो कर दो, मगर इसने कहा कि मुझसे नहीं धोए जाते। जाकर अपनी माँ से कहो, जो सारा दिन फारिग चरपाई तोड़ती रहती है। आयमा ने झूठे आंसू बहाते सादिया से कहा तो सादिया को तो मानो आग ही लग गई थी। रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की किस्त? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप अगली किस्त के भी शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।